जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार। खैर, अच्छे और शानदार तो शायद आप बहुत ज़्यादा नहीं होंगे अगर आपने भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को तन मन और धन से किया है। हालांकि धन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, बस और तन और मन ज़्यादा उसमें लगाना था। देखो भाई, मतलब मुझे ना एक बहुत बड़ी बात याद आ रही है। और अगर आप मुझसे ना पहले से जुड़े हुए हैं, जब से हम ग्रुप डी की तैयारी करना शुरू किए हैं, और पिछले 3-4 महीनों से उथल पुथल ज़्यादा हुई है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई। हालाँकि एग्ज़ाम की डेट आने से उन सभी छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है जो तैयारी पहले से कर रहे थे। सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को है जिन्होंने तैयारी 3-4 महीने पहले, जब एग्ज़ाम के बारे में उथल-पुथल शुरू हुई, तब की। और ज़्यादा मेजॉरिटी भी ऐसे ही साथियों की है। मतलब किसी भी परीक्षा में ज़्यादा वही साथी हमारे होते हैं कि जो एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम डेट आने पर कर रहे हैं। अब बीच-बीच में इतनी ज़्यादा ऊपर-नीचे चीज़ें हुई कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात आज यहाँ पूछूंगा कि क्या कम से कम मैंने, अगर आप मुझसे यूट्यूब पर जुड़े हुए थे, जो हमारी फ्री में क्लासेस चलती थी, प्रैक्टिस सेट और थ्योरी की क्लासेस, 40 दिन वाली क्रैश कोर्स रफ्तार सीरीज, तो क्या मैंने उसमें आपसे तकरीबन 40 क्लासों में 25 बार ये नहीं कहा था कि चाहे जो भी हो भाई, आप अपनी एग्ज़ाम डेट ना 16 नवंबर ही मान के चलो, जो पहली एग्ज़ाम डेट थी। और मैंने ये भी कहा था कि ये मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम डेट थोड़ी बहुत पीछे हटेगी, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता या जब तक नई डेट नहीं आ जाती, आप भैया 16 नवंबर ही मान के चलो। ईमानदारी से बताओ, एक बार यस लिख के भेजो या दिल बना के भेजो कि हाँ भैया, आपने ये बात कही थी। देखो, ये बात मैंने ऐसी हवाबाजी में नहीं कही होगी। मैंने खुद तैयारी की है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से देखा था। एक अच्छे खासे अपने नज़रिए के साथ मैंने उस बात को कहा। हालाँकि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत दूरदर्शी टाइप का प्राणी हूँ या मैं कोई बाबा जी टाइप का आदमी हूँ कि मुझे तो पहले से ही पता लग गया था। लेकिन कहीं न कहीं एक अंदाज़ा इस बात का ये होता है कि भई, अगर ऐसा करेंगे तो इतना अच्छा होगा, वैसा करेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मैंने इस हिसाब से कहा था कि अगर एग्ज़ाम डेट आ गई तो भाई कैसे तैयारी करोगे? तो जिन साथियों ने उस बात को माना होगा ना, वो समझ पा रहे होंगे कि क्या उन शब्दों की ताकत थी। मतलब मैं किसी के लिए बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सच में आज मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ जब मैंने एग्ज़ाम डेट को इतना नज़दीक देखा, उन टीचर्स पर जिन्होंने ऐसे-ऐसे शॉट बनाए कि सिर्फ़ तारीख पे तारीखें मिल रही हैं, अब तो एग्ज़ाम डेट बहुत पीछे चली जाएगी, ये चली जाएगी। भाई, जब तक मैं कहता हूँ मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जब तक मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि एग्ज़ाम डेट पीछे हो गई है, तो मैं क्यों बच्चों को ये बात कह दूँ कि तारीख पे तारीखें मिल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है और एग्ज़ाम डेट बहुत पीछे चली जाएगी। मतलब एक निराधार बात, और वो भी ऐसे नहीं, मैं ऐसे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत अनुभवी अध्यापकों की बात कर रहा हूँ। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कोई अदरवाइज़ इसको मत लेना। मैं इस बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा आपका सवाल यही होने वाला है आज इस क्लास में कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब क्या करें? एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब क्या करें? मुझे पता है सबसे ज़्यादा यही सवाल होगा। तो इसमें कहीं न कहीं उन टीचर्स का भी एक हाथ है, जिन्होंने आपको ये समझा दिया कि एग्ज़ाम डेट बहुत पीछे चली जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। मतलब ठीक थी उनकी, ये चीज़ सही थी कि भई रेलवे सही नहीं कर रहा है, कोर्ट में एक फैसला चला गया है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही, यार इन चीज़ों में तुम क्या कर सकते हो? कोर्ट अपना फैसला देगा जब देगा। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि जैसे ही कोर्ट फैसला दे देगा, भैया रेलवे अपना फैसला सुना देगी। और जो भी आज देखो, बहुत सारे कमेंट हैं कि हम तो सर आपकी वीडियो देखकर लगे रहे, आपकी बातें सुनकर लगातार लगे रहे। उनको डेफ़िनेटली आज एक फ़ायदा ये हो रहा होगा। तो अब आपके लिए मैराथन शुरू हो ही जाएँगी, अब केवल एक मैराथन विकल्प है। और भाई, मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा झूठ ये नहीं बोलूँगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैराथन से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। व्यावहारिक बात मैं कहूँ तो मैराथन उनके लिए ठीक है, जिनकी तैयारी 60% 70% हो गई है। 30% 20% किन्हीं कारणों से नहीं हुई है, वो लेट जुड़े या इस परीक्षा को छोड़कर किसी और की तैयारी में लग गए, उनके लिए मैराथन सही है। एक छोटा-मोटा गैप आपका भरने के लिए ये तैयारी मैराथन आपकी तैयारी कर देगी। लेकिन अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तब आप ऐसी उम्मीद ना करें कि मैराथन से ही पूरा पेपर निकल जाएगा। मतलब मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी बातें कहता हूँ। चलिए ख़ैर ठीक है, अब इसलिए मैंने आपका जवाब दे दिया इस बारे में भई, यही आपका उत्तर है कि अब मैराथन आपका एक ऑप्शन है। मैराथन शुरू हो गई हैं, उन्हें लीजिए। और मेरी भी मैराथन फ़िज़िक्स की 25 तारीख को रहेगी, उसमें तकरीबन हम 8 घंटे में मैं बहुत भरपूर कोशिश करूँगा कि हम एग्ज़ैक्टली उस कंटेंट के साथ आगे बढ़ें, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, आज के समय में रेलवे ग्रुप डी की डिमांड है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो साथी थोड़े बहुत तो आगे रहेंगे ही रहेंगे, जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। ठीक है? मतलब मैं देख रहा हूँ कि अ, अब ना यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स बन रहे हैं। मैं अभी 2 मिनट लूँगा बस, है ना? क्योंकि आज बहुत आप परेशान होंगे।
तो यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट बन रहे हैं, कोई कह रहा है हमला अचानक से हुआ है, कोई कहता है कि जी अचानक से नहीं बहुत जल्दी हमला हुआ है। अरे भाई यार, तुम हमेशा ऐसे हमलों के शिकार होते रहोगे? थोड़ा बहुत अपने अंदर कभी समझदारी लाओगे कि नहीं लाओगे? यार बरसाती मेंढक हम खुद बने हुए हैं, किसी भी एग्जाम की डेट आने पे हम चलते हैं। तुम क्यों हमले का इंतजार कर रहे थे भाई? जब तुम्हें पता था कि हमला तो होना ही है, तो क्यों तुम 8 महीने से यार ये परीक्षा की तैयारी चली हुई है, इसकी 2-2 3-3 घंटे भी तुम तैयारी कर सकते थे। बनाने को मैं भी आज ऐसे कि एक शॉर्ट बना दूं कि हमला अचानक से हुआ है, मुझे पता है यार उस पे बहुत सारे व्यूज़ चले जाएँगे। लेकिन मतलब मेरी नैतिकता नहीं है यार, एक अध्यापक होने के नाते मेरा अभिव्यक्ति, मेरा गुण वो है ही नहीं कि मैं इन फालतू की बातों के लिए आपको तैयार करूँ। भाई हमला होना ही था यार, तो क्यों ना हम उसकी तैयारी हमेशा करते रहें। सीधी-सी बात है, सिंपल सी बात ये है। चलो शुरू करें। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग एक बहुत शानदार टॉपिक के पास चलेंगे और रिफ्लेक्शन टॉपिक हमारा चला हुआ है, परावर्तन टॉपिक हमारा चला हुआ है। परावर्तन में इस टॉपिक से जो आज हम पढ़ने वाले हैं से आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, रिफ्लेक्शन से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और आपसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज की क्लास को लेने के बाद ना आप उनको यहाँ क्लियर करते हुए चले जाएंगे, आप उनको फिंगर टिप्स पे क्लियर करते हुए चले जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप, लेकिन उन्हें आप पढ़ना मेरे तरीके से, थोड़ा सा आधा घंटे आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा और हम फिर से उसको एक बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें आपके यहाँ याद हो जाएंगी। चलिए टॉपिक क्या है देखो एक बार। देखिए हमसे वो एक सवाल पूछता है और वो सवाल कहता है कि यार देखो, जैसे मान लो आपके पास एक दर्पण है, आपके पास एक मिरर है। मैं आपको वो चीज़ करके दिखाता हूँ, शुरुआत की क्लास में भी मैंने दिखाई थी, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ कि हमने एक चीज़ ये देखी थी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मिरर है ये, और आप इसमें देख रहे होंगे कि अभी ये अवतल दर्पण है मेरे पास में, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में ये आपको ना एलईडी नज़र आ रही होगी बहुत बड़ी, है ना। और जब मैं इसको पीछे लेकर जा रहा हूँ ना, तो ये एलईडी कुछ छोटी होती चली जाती है और अब ये इतनी छोटी हो गई है कि ये पूरे दर्पण में मुझे पूरी नज़र आ रही है। देखो पूरी एलईडी नज़र आ रही है, लेकिन जब मैंने बिल्कुल नज़दीक रखा था तब ये एलईडी पूरी नज़र नहीं आ रही थी। वहीं अगर आप इस उभरे हुए दर्पण को देखें, उत्तल दर्पण को देखें, कॉन्वेक्स मिरर को देखें, तो देखो इसमें एलईडी पहले से ही पूरी नज़र आ रही है, यानी कि छोटी इमेज बन रही है एलईडी की। मैं इसको और पीछे लेकर जाऊंगा तब ये इमेज और भी छोटी होती हुई नज़र आ जाएगी। यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इमेज कैसी बनेगी एक स्फेरिकल मिरर में, ये निर्भर करता है कि वो वस्तु एक मिरर से कितनी दूरी पर है। बस यही चीज़ हमें पढ़नी है कि एक स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण के कुछ कुछ दूरी पर हम वस्तु रखते चले जाएंगे और उन दूरियों पर हम बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू कर दिया जाए। अब देखो भाई, हेडिंग डालोगे आप कि गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। गोलीय, कल हमने नियम पढ़ लिए थे, आज हम प्रतिबिंब बना ही देते हैं। गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में भी दो तरह के मिरर हैं और ऐसा तो है नहीं कि जैसा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के लिए है वैसा ही प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए है, जैसा कॉन्वेक्स के लिए है वैसा ही कॉनकेव के लिए है, नहीं, दोनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण के लिए कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को अलग अलग रखेंगे और फिर देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कॉनकेव मिरर के सामने हम वस्तु को अलग अलग जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, चलो अब देखिए कितनी स्थितियां होती हैं। आप समझो अवतल दर्पण के सामने कहां कहां रखोगे, तो ये एक अवतल दर्पण है, एक कॉनकेव मिरर है और इसके सामने मैं वस्तु को जहां जहां रखूंगा वो ये पोजीशन होंगी। अब ना इसको बड़े ध्यान से देखो, चाहो तो नोट बाद में भी कर लेना, एक बार समझ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, या मेरे साथ नोट भी करते रहो। ये है P, ये क्या है F और ये क्या है C
और कहीं बहुत दूर है एक सी से पॉइंट, तो इन्हीं 2 पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्या? हाँ, क्योंकि इतना आगे तो इसका कोई काम नहीं है ना, बस पीछे की साइड ही काम है। चलो अब मैं इसको 6 बार कॉपी करूँगा, तो इसको एक ही साथ पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये समझ में ही तभी आपको आएगा। ओके 4, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऐसा तो जगह नहीं बचेगा रे भैया, इसको थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं। ये लो 4 हो गया। अब आजा भाई 5, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं 5, एक और बना लो बस 6, ये हो गया 6 पॉइंट। अच्छा ये सारा का सारा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं सबका दोबारा से लिख देता हूँ। ये 6 पॉइंट हैं, ये है आपका सी, ये है एफ, ये है 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 सी और ये है एफ। ठीक है, चाहो तो इसको और थोड़ा सा इधर खिसका लो ताकि ये क्लियर नजर आ जाए। अब देखिए इसमें हम वस्तु को 6 जगह पर रखेंगे। कहाँ कहाँ रखेंगे? पेपर में केवल इन्हीं 6 जगह से, समझ में, पेपर में इन्हीं 6 जगह से पूछा जाएगा और कहीं से पूछा ही नहीं जाएगा। सर जी समझ नहीं आया है, रेखा यादा अभी मैंने समझाया ही क्या है, अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया है कि हम दर्पण के सामने 6 अलग अलग जगह पर वस्तुओं को रखेंगे और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के गुण देखेंगे। अभी मैंने समझाया ही कहाँ है कुछ। चलो नमस्ते गुरुजी, पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंपनी में भी काम करता हूँ इसी के साथ में। भाई राम सोधी, सैल्यूट है यार आपके जज्बे को, काम करने के साथ में आप पढ़ाई ले रहे हैं दोस्त। चलो तो पहले वो कहाँ रखेगा कि फोकस और पोल के बीच में रखेगा। एक बार तो यहाँ रखेगा, एक बार वो फोकस पर रखेगा, पूछेगा आपसे कि वस्तु फोकस पर रखी है, एक बार पूछेगा फोकस और सी के कहीं बीच में रखी हुई है, एक बार कहेगा सी पर रखी हुई है, एक बार कहेगा सी के पार रखी हुई है, और एक तो होता है सी के पार मतलब थोड़ी बहुत दूर होगा, 1 मीटर 2 मीटर, एक वो कह रहा है सी से ना बहुत दूर रखी है, 150 मीटर की दूरी पर रखी है, 200 मीटर की दूरी पर रखी है, मतलब उसको वो कहेगा इनफाइनाइट दूरी पर रखी है, अनंत दूरी पर। अनंत का मतलब क्या हो जाता है? बहुत पीछे रखी हुई है, प्रैक्टिकली बहुत पीछे है। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहले मैं आपको रे डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि कहानी क्या होती है। अगर आप यहां पर एक दर्पण रखोगे ऐसे, और आप, ये है फोकस और ये है सी, और अगर आप किसी वस्तु को फोकस के आगे रखोगे, ये वस्तु है, और यहां से ना टॉर्च जलाओगे, भाई यहां मान लो दर्पण है, यहां वस्तु है, पीछे से टॉर्च जलेगी तभी तो वो वस्तु दर्पण में नजर आएगी, अंधेरे में तो नजर नहीं आएगी। तो जो इस वस्तु पर किरणें टकराएंगी, जो किरणें टकराएंगी, जो रेस टकराएंगी, वो कैसे होंगी? देखो पहली रे ऐसे टकराएगी, मैं केवल 2 किरणें देखता हूं, टॉर्च से तो करोड़ों किरणें निकलेंगी, लेकिन मैं केवल 2 किरणें देखूंगा, 2 रे। कौन कौन सी? एक किरण जो इससे सीधी गई, तो कल हमने नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराकर कहाँ लौटती है? फोकस से होकर लौटती है। ठीक है, एक किरण जो पोल पे जाके टकराएगी, भाई वो कैसे लौटेगी? तो वो जो है लौटेगी उसी एंगल से जिस एंगल से वो जा रही है। या तुम ऐसे कह सकते हो कि दूसरी किरण हम ये ले रहे हैं कि मान लो कोई किरण ऐसे टकरा रही है, ऐसे, ये कहाँ से टकरा रही है? ये टकरा रही है, अगर इसको पीछे देखोगे तो सी से, तो ये क्या होगी कि अपने ही रास्ते वापस लौट जाएगी, ऐसे लौट जाएगी। अच्छा मैंने उस किरण को भी हटा दिया, कोई नहीं, देखो ये किरण तो फोकस से जाएगी जाएगी, एक सेकंड रुको, फिर से फ्रेश समझो, क्योंकि इतना 1-2 किरण हट गई हैं तो उनसे आप गड़बड़ कर दोगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से टकराएगी? वापस जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, और जो किरण मान लो सी से जा रही है, तो वो किरण अपने ही रास्ते वापस लौट जाएगी दर्पण से टकराकर, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो इस सी को ना यहाँ मान लेते हैं कि ये सी कहाँ है? यहाँ है। अब देखो अब आप कहोगे यार भैया और किरणें क्यों नहीं ली? प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 ही किरणों से बात बन जाती है। अगर हम इसको और भी अच्छा बनाएंगे ना, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से बनाऊं डायग्राम को, अगर आप मतलब इसको प्रॉपर पेन पेंसिल की मदद से बनाओगे, तो आप ये देखोगे कि ये 2 किरणें जो है ना, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमेशा एक दूसरे के समांतर हैं, और इनके बीच में हमेशा एक ही जितनी दूरी रहेगी, एक ही जितनी दूरी रहेगी, तो ये कभी मिलेंगी ही नहीं, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं कि इन किरणों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, और मैं देखता हूं कि जब इन्हें मैं पीछे की तरफ खींचता हूं तो ये कहीं पीछे की तरफ मिल जाती हैं।
ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, मतलब तुम ऐसा करके देखोगे तो ये आपको होता हुआ दिख जाएगा। क्या हमें ऐसा करके देखना है? कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना कह रहा हूं उस पर आपको भरोसा करते हुए मान लेना है, ठीक है। अब यहां से क्या सवाल पूछेगा? वो तुमसे पूछेगा कि भैया जी ये बताओ कि जब तुमने किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखा, बीच का मतलब ये नहीं होता आधा आधा दूरी पर, नहीं, बीच का मतलब होता है कहीं भी रख दो, आधा आधा दूरी का मतलब होता है मध्य, यानी कि मिड। वो कहेगा तुमने वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा, तो जो इमेज बनी, जो प्रतिबिंब बना, उनका गुण क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो, हम कहेंगे यार इधर तो कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा। प्रतिबिंब कहाँ बना? इनको पीछे खींचने पर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीछे खींचने पर जो इमेज बनती है ना, वो बन नहीं रही है, बस हम उसे बना हुआ मान रहे हैं। अगर तुम इतनी दूरी पर, जैसे ये एक दर्पण है, ठीक है, और मान लो ये इसका पोल है, इसका फोकस कहाँ होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ। अगर इतने के बीच में कोई वस्तु रखोगे ना, तो उसका प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, इमेज बनेगी ही नहीं। तो नहीं बनेगी तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे भाई? उस इमेज को हम कहेंगे आभासी। यानी कि भैया ये इमेज कैसी बनी है? ये आभासी इमेज बनी है, ये वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। अच्छा, वस्तु भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो सीधी है कि उल्टी है? आप कहोगे सीधी इमेज बनी है, यानी कि ये इरेक्ट इमेज बनी है। इंग्लिश में सीधे का मतलब इरेक्ट। और आप ये भी याद रखो कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है। अच्छा, आगे, ये वस्तु से छोटी है कि बड़ी है? ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। आप खुद ही देख लो कैसा बना है, बड़ा बना है, एनलार्ज बना है। स्थिति क्या है? ये दर्पण है, इसको बोलोगे दर्पण के आगे और इसको बोलोगे दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, यानी कि आप कहोगे भैया जी ये हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये 4 गुण आपको लिखने रहेंगे, 4 प्रॉपर्टी आपको लिखनी रहेंगी। अब बात ये आती है कि ऐसे और कैसे सवाल पूछ सकता है? भाई वो वस्तु को यहां भी रख सकता है, एफ और सी के बीच में भी रख सकता है, सी पर भी रख सकता है, सी के बाद में भी रख सकता है, वो कहीं भी रख सकता है। क्या मेरे पास पेपर में इतना समय होगा? क्या मुझे पेंसिल स्केल अलाउड होगा ले जाना? क्या मैं वहाँ डायग्राम बना बना के देख सकता हूँ? ये कहानी आपको याद हो, अगर आपने ध्यान से 10वीं क्लास पढ़ी हो, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो आपने वहाँ ये कहानी की होंगी। यहाँ चित्र बनाने के नंबर मिलते थे, लेकिन यहाँ आपको चित्र बनाने के तो नंबर मिलेंगे नहीं। वो सिर्फ ये सवाल देगा कि वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी है, बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सीधे ऑप्शन दे देगा, वास्तविक आभासी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो वहाँ पर ये सच में संभव है ही नहीं कि आप डायग्राम वायग्राम बना पाओ या इन डायग्रामों को खींच पाओ। क्या ज़रूरत है यार इन डायग्रामों को बनाने की? और सुनो, एक केस में मतलब एक बार में 4 गुण आ रहे हैं, और टोटल हमें वस्तु को कितनी बार रखना है? 6 बार रखना है। तो 6 4 जा 24 हो जाएंगे। 24 गुण तो अवतल दर्पण के हो गए, उत्तल दर्पण के और 24 गुण कितने हो गए? 48 गुण हो गए। जितने दर्पण के हैं उतने ही अब ये कल को लेंस के भी पढ़ोगे आने वाले समय में, तो 48 दूनी 96। क्या तुम 96 गुण 96 प्रॉपर्टीज को ऐसे बना बना के देख सकते हो? या दूसरा, तुम इन्हें अंधा रट्टा मार सकते हो? अंधा रट्टा का मतलब ऐसे रटना, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। नहीं, रट ही नहीं पाओगे यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। इनको सच में बच्चा कभी नहीं करके आ पाता है एग्जाम में। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, इस क्लास के बाद अगर तुमने ध्यान से सुन लिया, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बस, ये जिद मत करना कि रे डायग्राम ही बताओ, ऐसा क्यों हुआ वो ही बताओ। पेपर में कभी क्यों कहां से सवाल नहीं आता, वो नहीं पूछता क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आभासी बन रहा है, नहीं, वो बोलेगा बता भाई कैसा बनेगा, आभासी या वास्तविक, तुम ठोक के आ जाना आभासी, खत्म कहानी। मैं जिस तरीके से सिखाऊं, अगले 15 मिनट बगैर कोई सवाल किए चुपचाप देखते चले जाओ, कोई क्वेश्चन मार्क मत उठाना, और एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा का इंतजार कर लेना, जब मैं रिवाइज करूंगा टक से समझ में आ जाएगा। अगले 15 मिनट में आपका रेलवे की किसी भी परीक्षा के लिए 1 से 2 सवाल पक्के करने जा रहा हूं, और वो सवाल ऐसे होंगे कि जिंदगी में दोबारा कॉपी भी मत खोल के देखना, यहां याद हो जाएंगे। कभी कॉपी मत खोल के देखना, ठीक है। तो अगले 15 मिनट कोई सवाल नहीं, ये मत कहना ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ,
उसके बाद में मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा। जिन साथियों ने पुराने बैच में पढ़े हुए हैं उनको बड़े अच्छे से ये चीज़ समझ में भी आ रही है। ठीक है, चलो तो मैं एक टेबल बनाई लेता हूँ। दिस इज द टेबल विच आई एम मेकिंग टू मेकिंग द प्रोसेस वेरी easier. Now we are dividing it in 6 portions. तो भैया जी इसको 6 हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि जो बोर्ड पे टेबल है वो थोड़ी सी अच्छी बन जाए। अब हर एक केस के लिए कितने गुण हैं? 4 गुण हैं, तो 4 बार इसको यहाँ से बांट लेते हैं। एक प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी, इसमें लिख देंगे, एक यहाँ लिख देंगे दूसरी, एक यहाँ लिख देंगे तीसरी, और चौथी के लिए जगह वहाँ हो गई है। अब देखो, पहला केस तो आपको अब वैसे भी याद हो जाएगा कि अगर वस्तु फोकस के आगे रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहला केस क्या है? जब वस्तु फोकस के आगे रखी है, ये वस्तु है ना, हर एक में फोकस के आगे रखी है, यानी फोकस और पोल के बीच में रखी है, तो आपने क्या याद किया कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब देखो, इसके अलावा तुम कोई भी केस बना के देख लेना, कोई भी केस उठा लेना तुम, ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ये प्रतिबिंब रियल बनेगा। ठीक है, तो याद रखने का तरीका क्या है कि भाई जो पहला केस है ना, उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, आभासी, और बाकी सभी केसों में ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। इसमें बगैर कुछ दिमाग लगाए सीधा सीधा याद रख लो कि पहला केस जो है, और इसको सीक्वेंस में याद रखो ना, केस को भी सीक्वेंस में याद रखो। कैसे याद रखोगे सीक्वेंस में? ये दर्पण है, ठीक है, ये सीक्वेंस तो हमें यार याद ही है ना, उसका फायदा उठाओ कि ये पोल है, ये फोकस है, और ये सी है। पहला केस जब वस्तु एफ से आगे रखी है, दूसरा जब वस्तु एफ पर रखी हुई है, तीसरा जब वस्तु एफ और सी के बीच में रखी हुई है, चौथा जब वस्तु सी पर रखी है, पांचवा सी के पीछे रखी है, छठा सी से पीछे कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखी है। तो बस इतना आप कहो कि जब वस्तु पहले केस में, बस पहले केस का मतलब आप समझ जाओगे, पहले केस में प्रतिबिंब केवल आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, बाकी सभी में वो वास्तविक बनता है, रियल बनता है। क्लियर है? अगली चीज मैंने आपको एक बात और सिखाई। देखो, आप डायग्राम के चक्कर में मत पड़ो, डायग्राम नहीं बना पाओगे तुम पेपर में। अभी भी एक दो साथी कह रहे हैं रे डायग्राम बनाओ, बिल्कुल भूल जाओ उस प्रोसेस को। 15 मिनट बस सुनो तसल्ली से। मैंने आपको कहा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि भाई आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इंग्लिश में इसको इरेक्ट बोलते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, यानी कि ये प्रतिबिंब हमेशा इनवर्टेड होता है। ठीक है भाई, ले लो, कहानी खत्म। 8 कितनी बातें याद हो गई? 6 और 6 12 है। इसको ट्रिक से ही याद रखो, जुगाड़ से ही याद रखो। इंडिया में चीजें चलती ही जुगाड़ से हैं। 12 चीजें हो गई। जुगाड़ का मतलब ये नहीं है कि वो उल्ट पुल्ट है, सॉलिड चीज और है। चलो, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, स्थिति। देखिए, पहला केस दोस्त ऐसा है कि उसमें ना वस्तु दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पहले केस में तो हमने यही लिखा था कि भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दर्पण के पीछे में कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है, दर्पण के पीछे, बस दर्पण के पीछे। कहाँ? कुछ नहीं पता, कहाँ, कोई मतलब नहीं है। अब आगे 2 चीजें हैं, देखो, एक है फोकस कि जब प्रतिबिंब, वस्तु फोकस पे रखी है, सॉरी, और एक है जब वस्तु अनंत पे रखी है। तो मन में ये बनाओ कि फोकस और अनंत ने आपस में कर लिया ब्याह, शादी। जब वस्तु फोकस पे है प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जब वस्तु अनंत पे है प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। भैया 100% कह रहा हूँ, आज के बाद नहीं भूलोगे। तोते में भी कोई कहेगा वस्तु फोकस पे रखी है, तुम कहोगे प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। वो कहेगा वस्तु अनंत पे रखी है, तुम कहोगे प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। हो गया याद यार? जब वस्तु फोकस पे रखी है, ये प्रतिबिंब के गुण हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? अनंत पर बनेगा, यानी कि भाई साहब एट इनफाइनाइट बनेगा। और जब वस्तु ही अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, ऑन फोकस, ऑन फोकस। सवाल आए हुए हैं, सीधे सवाल आता है कि बताओ वस्तु अनंत पर रखी है, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? भैया फोकस। वस्तु फोकस पर रखी है, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? भैया अनंत। खत्म कहानी। अच्छा, 3 केस हो गए पोजीशन के।
अगले पोजीशन पे चलते हैं। आप इन तीनों के लिए क्या देखो, इनमें एक बात देखो कि एक बार वस्तु सी के आगे रखी है, एक बार वस्तु सी पर आई और फिर ये सी से पीछे आई। तो प्रतिबिंब कैसे बनाओगे आप? बनाओगे, देख भाई, जब वस्तु सी के आगे रखी है तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, अगर रे डायग्राम बनाओगे तो इमेज आएगी ऐसी, यानी वो सी के पीछे आएगी। और जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर है, और जब वस्तु सी के पीछे चली गई तो इमेज सी के आगे चली गई। वेरी सिंपल सी बात है भाई, जब वस्तु सी पर है तो इमेज भी सी पर बन रही है, जब वस्तु सी से आगे है। अब आगे का मतलब ये ना समझना, देखो इसको आगे कहोगे, इसको आगे कहोगे, देखो आप सारी दूरियां पोल से ले रहे हो, तो जब आप पोल की तरफ बढ़ोगे ना उसको आगे कहोगे। तो जब वस्तु सी से आगे है इसका मतलब है वस्तु सी और एफ के बीच में है, ऐसे भी कह सकते हो इसको। तो आप अपनी भाषा में ये याद रखो, प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा, और जब वस्तु सी के पीछे है तो प्रतिबिंब सी के आगे बनेगा। आगे का मतलब वो सी और एफ के बीच में बनेगा, तो कैसे भी डिफाइन कर सकते हो आप इसे। तो ये मुझे समझ में आ गया कि देख भाई, जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब ही कहाँ पर बनेगा? सी पर ही बनेगा, एट सी। जब वस्तु सी से आगे है, ये वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से पीछे, ठीक है, यानी कि बिहाइंड सी। और जब वस्तु सी के पीछे है तो प्रतिबिंब सी के आगे, और सी के आगे को वो ज्यादातर क्या बोलता है? सी और एफ के बीच में। बट तुम सी के आगे ही याद रखो, लेकिन लिखने में लिखो कि सी व एफ के बीच, यानी कि इन बिटवीन सी एंड एफ। अब बताओ, हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में बड़े अच्छे से आ गई है, करो एक बार हम सब। हाँ जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमें पोजीशन के लिए क्या याद रखना है? सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया देखो, पहला केस क्या है? जब वस्तु फोकस के आगे है तो उसका तो कोई जगह ही निर्धारित नहीं है, वो क्या तो दर्पण के पीछे, कहानी खत्म। अब 5 में से 2 ऐसे खत्म हो जाएंगी, फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, खत्म। कितने बचे? 3। दिमाग में बनाओ यार, इमेज दिमाग में बनाओ भाई। ये दर्पण है, वस्तु कहाँ रखी है? सी पर, प्रतिबिंब भी सी पर बन जाएगा। वस्तु सी के आगे रखी है, प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। वस्तु सी के पीछे है, प्रतिबिंब सी के आगे बन जाएगा। है क्या यार इसमें? खत्म कहानी, ठीक है। अब आता है साइज की बात, अब पूछेगा आकार। सुनो, सी को पकड़ लो आकार के लिए, और देखो जिस केस में वस्तु या सी से आगे है, देखो इस केस में वस्तु सी पर है, आप एक बार खूबसूरती देखो ना कि इस केस में तो वस्तु सी पर है, यहां से ऊपर हर एक केस में वस्तु सी से आगे है, चाहे वो कहीं भी है, बट है तो सी से आगे। तो जब तक वस्तु सी से आगे रहेगी तब तक इमेज बनेगी बड़ी, ठीक है। जब तक वस्तु सी से आगे रहेगी तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी बड़ी। तो आप कहोगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, यानी कि एनलार्ज्ड बन रहा है। हर एक में कैसी बनेगी? बड़ी ही बनेगी। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, बड़ी ही बनेगी। जब वस्तु सी पर आ जाएगी तो प्रतिबिंब घटेगा और समान आकार का बन जाएगा, वस्तु के समान आकार का बन जाएगा। मतलब अगर वस्तु मान लो 5 सेंटीमीटर की है, मान लो वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, तो यहां 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 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही इमेज बनेगी, चाहे वो 6 की बने, 7 की बने, 8 की बने। उसकी कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली ये सवाल बनेगा कि बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तो हम कहेंगे कि वस्तु अगर सी से आगे है तो हर एक केस में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। मान लो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु 5 की है, प्रतिबिंब 6, 7, 8 कुछ भी बन रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो वस्तु के बराबर बनेगा। मान लो यहाँ 8 का बना, यहाँ 7 का बना, यहाँ 6 का बना, यहाँ 5 का हो जाएगा। तो जब वो सी पर आ जाएगा तो समान आकार का, और फिर जब पीछे जाएगा ना तो छोटा होना शुरू हो जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है यार। जब वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब समान आकार का, उससे ऊपर के सभी केस में बड़ा, उससे नीचे के सभी केस में छोटा। खूबसूरती बस इतनी सी है कि आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, कौन सा केस कहाँ है, बस क्लियर है यार। सी से ऊपर के कौन से केस हैं, सी से नीचे के कौन से केस हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई जब सी पर वस्तु आ जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा।
यानी कि ऑफ सेम साइज, और फिर कैसी बननी शुरू हो जाएगी, ये छोटी इमेज बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि डिमिनिस्ड। छोटी को क्या लिखते हैं, डिमिनिस्ड। ठीक है, छोटी को क्या लिखोगे, डिमिनिस्ड। ये भी याद हो गया। लेकिन देखो एक फर्क है, एक छोटी सी चीज और इसमें हमें ऐड करनी है। क्या ऐड हमें ये करनी है दोस्त, कि आप फोकस और अनंत के बारे में सोचिए। अब तो ये समझ में आ गया, ये दोनों तो भैया एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब इनकी शादी हो गई है, ऐसे याद रखो अच्छी भाषा में। तो मुझे आप एक बात बताओ, दो चीजें हैं, एक है वस्तु, एक है प्रतिबिंब, दो ही तो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है। अगर मैं कहता हूं कि मान लो कोई वस्तु हमारे यहाँ की है, इस ग्रह की, और एक वस्तु है मान लो अनंत की। अनंत का मतलब हम ये मान सकते हैं चांद तारों में कोई वस्तु रखी हुई है। मैं कहता हूँ एक वस्तु को आपको छोटी मानना है, एक वस्तु को बड़ी मानना है। किसको छोटी मानोगे, किसको बड़ी? तो जनरली एक ऐसी अवधारणा हम बनाओ मन में, छोटी वस्तुओं का मतलब अपनी पृथ्वी की वस्तुएं हैं, जैसे पेन हो गए, फोन हो गया। लेकिन अनंत की जो वस्तुएं हैं, जो चांद तारों पर रखी हैं, वो बहुत बड़े आकार की हैं। अब ये याद रखो कि अगर फोकस का मतलब यहाँ की बात हो रही है, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, यहाँ का है तो बहुत छोटा है, और अगर अनंत का है, चाहे वस्तु है चाहे प्रतिबिंब, वो बहुत बड़ा है। समझ गए? तो ये गुण किसके हैं? ये गुण प्रतिबिंब के हैं। अब देखो, जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, और अनंत की चीजों को हमने कैसा माना है, बहुत बड़ा। तो बाकी सब तो बड़े हैं, बट इसके साथ आप क्या लिखोगे कि भाई ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी होती है। बड़ी में और बहुत बड़े में फर्क होता है ना, ये हाईली एनलार्ज्ड है। अब जब हम आ जाएंगे इस वाले केस पर कि वस्तु अनंत पर है, ये गुण किसके हैं, प्रतिबिंब के हैं। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। फोकस का मतलब धरती पर बन रहा है, और फोकस की चीजों को आप बहुत छोटा लोगे। ठीक है, अनंत की तुलना में तो वो छोटी ही होंगी, तो यहां छोटा नहीं कहोगे, यहां कहोगे आप बहुत छोटा, यानी कि हाईली डिमिनिस्ड। बहुत छोटा, हाईली डिमिनिस्ड। जरा बताओ कि हाँ जी भैया मुझे ये बात समझ आ गई। अब देख लो 24 के 24 गुण तुम्हें यहां ना याद हो गए हों। जिनको कोई 10-20% डाउट है ना, एक बार रिवाइज कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। बस मैं तुम्हारे चरणों में दंडवत ऐसे लेट जाऊंगा अगर तुम मुझसे ये पूछोगे कि सी क्या है, एफ क्या है। प्लीज भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछो, लेकिन जो ये पूछ रहा है ना, पी क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, उन्हें मैं थोड़ा बुरा जरूर लग सकता हूँ, लेकिन मालिक पिछली क्लासेस को उठा के देखो, सब बता दिया है। और मैं कहता हूँ यार रिवाइज करके आओ। अगर तुम्हें अभी सच में ये नहीं पता ना सी क्या है, तो मतलब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अनजान सी लगेंगी। मैं सी बता भी दूं कोई फायदा नहीं है, फिर तुम एफ पूछोगे, फिर तुम पी पूछोगे, फिर तुम आभासी वास्तविक कुछ भी पूछते रहोगे। इसलिए रिक्वेस्ट है, सीधा समझ में आ रहा है, अगर आपको सी नहीं पता तो पुरानी चीज़ों को पढ़ के आओ, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। अगर किसी ने पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ आ जाओ और देखो कि मेरे सामने कितने कमेंट हैं, सबको समझ आ रहा है। आपको सिर्फ इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने पुरानी चीज़ें क्लियर नहीं की हैं, उनको क्लियर कर लो, ये यहाँ याद हो जाएगा, यहाँ यहाँ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने पुरानी मेरी सारी क्लास ली हुई हैं। कोई अगर बिल्कुल बीच में से इस क्लास को ले रहा है तो नहीं समझ में आएगा आपको, मैं अभी और 50 बार भी समझा लूँ नहीं समझ आएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप पुरानी चीज़ों को पढ़ के आओ, वहाँ मैंने आभासी, वास्तविक, सी, पी, एफ सब बता दिया। चलो अब जिनको थोड़ा सा पूरी क्लास ले ली है बट 10-20% दिक्कत है, क्लियर हो जाएगी, वादा कर रहा हूँ अगले 5 मिनट में। सुनो, देखो भैया जी, ये बात आप अपने मन में बनाओ कि देखो भाई, ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के 3 पोजीशन आप डिफाइन करोगे, पी, एफ और सी। जिन्होंने पढ़ ली है सारी क्लास उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा पी एफ सी क्या होती है। एक बार वस्तु आपने रखी एफ के आगे, एक बार एफ पर रखी, एक बार एफ के पीछे रखी, एक बार सी पर रखी, एक बार सी के पीछे कहीं रखी, और एक बार सी से कहीं दूर बहुत इनफाइनाइट पे रखी, अनंत पे रखी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु केवल फोकस के आगे रखी होती है। तो केवल ये केस ऐसा है जिसमें आभासी और सीधा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बाकी इन सभी केसों में वास्तविक और उल्टा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड हो गया। 12 चीजों का काम खत्म। साइज के बारे में बात कर लो यार, या पोजीशन के बारे में बात कर लो। पोजीशन का देख भाई ऐसा है कि इस केस के लिए तो ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसका तो कुछ नहीं कहना।
फोकस का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और अनंत का प्रतिबिंब फोकस पे बन जाएगा, सी का सी पर बन जाएगा। जब वस्तु सी के पीछे है प्रतिबिंब सी के आगे बनेगा, और जब वस्तु सी के आगे है तो प्रतिबिंब सी के पीछे बन जाएगा। और 6 केस खत्म, 18 चीज खत्म। आ जाओ और साइज पे आ जाओ। जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा तो बन ही रहा है और इतनी ही समान आकार का बनेगा, लेकिन इसके आगे के तीनों केसों में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और इसके पीछे के दोनों केसों में प्रतिबिंब छोटा बनेगा। बट जब वस्तु फोकस पर है तो चूंकि प्रतिबिंब अनंत पर है और अनंत पर बहुत बड़ा बनता है, तो यहाँ बड़ा नहीं बहुत बड़ा बनेगा। बड़ा तो है ही बट बहुत और लगा दो उसके सामने। सी से पीछे हर एक केस में छोटा है, बट जब प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो वो बहुत छोटा बनेगा। बस छोटा तो है ही, ये तो पता है, बहुत बहुत लगा दो। अब मुझे बताओ कोई एक भी ऐसा हो कि जिसको ये बात समझ में ना आई हो। ये मत घबराना कि सवाल कैसे बनेगा, जितनी बातें बस मैं समझा रहा हूं। सवाल तो कैसे बन जाएगा, पहला सवाल उठाओ कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। बताओ अवतल दर्पण का कौन सा वो जगह है जहां पर प्रतिबिंब केवल आभासी यानी वर्चुअल बनता है, जो वस्तु फोकस से आगे रखी होती है, केवल वही जगह है। आपसे पूछेगा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो भाई सी पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी बड़ी आसान सी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो अब मुझे एक बार आप सवाल करके बताओ, आपको क्लियर हो जाएगा हाँ आपको आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारे साथियों को तो आ भी जाता है ना, तब भी अपने ऊपर डाउट रहता है इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो आप सवाल करके देखो, हाँ तुम्हें आ गया है। सवाल सारे हो जाएं तो ये मान लो आपको क्लियर हो गया है। बस तुम ना थोड़ा ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मत सोचो दिखने में कैसा होगा वैसा कैसे होगा, रे डायग्राम से बनाओ, हमारे लिए तो पृथ्वी को लाओ चंद्रमा को लाओ यहाँ ला के रखो उन पे डायग्राम बनाओ, उतना दिमाग मत लगाओ। बस मैं कह रहा हूँ पेपर में टक यूं सवाल बनेगा यार। सवाल क्या है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बताओ ये कह रहा है अवतल दर्पण के सामने मतलब डैश है कि कहाँ वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। इसका कहना यह है कि भाई वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि भाई अनंत का संबंध किससे है, फोकस से है। ये लो कहानी खत्म। क्या देखना था इसमें बताओ। अरे भैया यार, मुस्कान कुमारी गुड़िया तुम अभी भी डी कर रहे हो, कोई कोई बी कर रहा है यार। अरे भाई क्या बताऊं यार, तुम शादी में गए नहीं थे क्या अनंत और फोकस की में? मैं कह रहा हूँ कितना मतलब, अब इस बात को और कैसे आसान बनाऊं मैं तुम्हारे लिए बताओ। मैं कह रहा हूँ अनंत का संबंध फोकस से है, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है वस्तु फोकस पर है। अब इसमें भी अगर तुम गलती करो तो भाई फिर मुझे लगता है कि तुम लिख के लेके आए हो कि इस मास्टर की क्लास में चाहे ये कितना ही प्रयत्न कर ले समझाने का, मैं तो नहीं समझने वाला हूँ, मैं तो नहीं समझने वाली हूँ अगर तुम इस सवाल में भी गलती करो तो। एक हालांकि 99% साथियों का सी उत्तर है, लेकिन मैं एक दो उन साथियों की बात कर रहा हूँ, कोई बी कह रहा है कोई डी कह रहा है। यार बी और डी कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है चलो। सर क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया। मोहित क्या कंफ्यूज कर दिया बताओ, इस क्वेश्चन ने क्या कंफ्यूज कर दिया तुम्हें? वो तुम यार सिर्फ इसमें एक अनंत शब्द देख लेते ना, इतना आसान सवाल है यार। तुम इसमें अनंत शब्द देखो, फोकस, उसका उत्तर हो गया खत्म। इसने क्या कंफ्यूज कर दिया? अगर तुम इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मतलब क्या चाह रहे हो तुम कि पेपर कैसा आएगा? कि तुम पेपर में जाओगे सारे ऑप्शन रेड रेड पहले ही हो रखे होंगे, एग्जामिनर आएगा बोलोगे बताओ मोहित चाय लेगा बेटा कॉफी, तुम कहोगे अरे यार चाय और कॉफी नहीं, मैं तो मोजितो पीता हूँ मोजितो। वो कहेगा यार मोजितो के लिए तो नींबू लाना पड़ेगा, तुम कहोगे कहीं से भी जा नींबू ला, वो नींबू लाएगा। फिर वो पूछेगा बेटा वो मीठा चल जाएगा, तुम कहोगे ना 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 नमकीन चाहिए मुझे, तो फिर वो नमक भाग के लेके आ। क्या चाह रहे हो भाई, पेपर कैसा आना चाहिए है? अगर इसमें भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो उम्मीद क्या है तुम्हारी फिर पेपर से? अबे यार हद करते हो भाई कलाकार आदमी। चलो ध्यान से सुनो, सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। कौन सा केस है? पहला केस है भाई ये अवतल दर्पण है और वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस और ध्रुव के बीच, कहीं भी रख दिया। अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब डैश स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। ये चलो तुम ये तो छोड़ो कैसा होगा, तुम ये बता दो बनेगा कहाँ। तो जब पहले केस में कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। छोटा अब इसमें छोटा है इसमें बड़ा है, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? आपको पता है कि सी से पहले के सारे केस में बड़ा बनता है,
तो छोटा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। हो गया राइट आंसर ऑप्शन डी। भैया ये क्वेश्चन वो है जो बच्चा मुझे लगता है इस तरीके से नहीं सीखता वो गलती ही करके आता है, और इस तरह से सीखने के बाद एक सिंगल गलती नहीं होती है। तो ये बात है ना, हम टॉपिक कोई भी मुश्किल नहीं है, मैंने देखा है बच्चे अक्सर इसको छोड़ते हैं। सवाल पढ़ो, उत्तर करो, सुनते भी रहो, बच्चे इसको ना छोड़ आते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये ना पढ़ने का तरीके के ऊपर बात है। किसी चीज़ से तुम्हें हो सकता है इतना प्यार हो जाए जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रही हो, बस पढ़ने का तरीका उसको होना चाहिए। आज देखो ना, आपको समझ में आ गया होगा भैया हिमांशु कि तुम्हारा सिर्फ एक ही कमेंट है कि पीपीटी से पढ़ाओ, बाकी किसी बच्चे का नहीं है। अब मुझे लगता है सभी एडजस्ट कर रहे हैं, सबको अच्छा समझ में आ रहा है। तो हिमांशु भाई आप भी पढ़ो, मुझे नहीं लगता आप पीपीटी की कोई इसमें ऐसी आवश्यकता है। बाकी हमने इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाया है, आप देखो सारा हमने बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज करके और क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा बदल बदल के ला रहे हैं, मतलब कलर वगैरह को, ताकि थोड़ा अच्छा रहे। तो अब इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ स्थित होता है। अरे यार सिंपल सी बात है भाई, अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यार, सीधा सवाल उत्तर है फोकस पर, कुछ सोचना ही नहीं है यार, खत्म कहानी। ये लो हो गया, यूं उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। देखो ये कह रहा है, तुम सिर्फ इतनी सी बात देखो यार कि भैया ये कह रहा है समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए मुझे सेम साइज की इमेज चाहिए। वास्तविक उल्टा उल्टा छोड़ो यार, एक पोजीशन ऐसी है यार जिसमें सेम साइज की इमेज बनती है, कहाँ है बताओ भैया। अभी मैंने अवतल दर्पण पढ़ा है, अवतल दर्पण के सी पर, बस। अब ये सी क्या है, ये तो झोल है। जिनको आता है वो उत्तर कर रहे हैं, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं पढ़ी, जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये चीज़ें, मैंने कहा था कि क्वेश्चन में वो ये नहीं बोलेगा, वो सी एफ ऐसे ही बोलेगा। आपको याद रखना चाहिए सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया उत्तल, उत्तल तुमने पढ़ा है, तुम अभी उत्तर कर रहे हो उत्तल। अरे उत्तल तो तुमने पढ़ा भी नहीं है। ये जो चीज़ें अवतल के लिए हैं वो उत्तल के लिए नहीं लगेंगी, उत्तल के लिए कल पढ़ेंगे। तो मन में अभी से ये मत मानो कि जो अवतल के लिए है वो उत्तल के लिए भी होगा, है ना। उत्तल के लिए अलग तरीके से चलता है। पहले इसको, अवतल को तो सीखो। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। अब देखो, अभी उत्तल छोड़ दो, अवतल में देख लो। अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में देख लेते हैं एक बार। आपको चाहिए उल्टा और बड़ा, तो पहला केस क्या बोल रहा है, सी और एफ के बीच में, ये सी है ये एफ है। सी और एफ का मतलब सी से आगे कहीं है, और सी से आगे है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा भी बनेगा, क्योंकि वास्तविक बनता है ना, तो वास्तविक उल्टा होगा। तो ये सही है। ये कह रहा है अवतल दर्पण से अनंत पर। देखो अगर अनंत पे ले आओगे ना तो मतलब तुम इसके पीछे आ गए, और पीछे तो छोटा बनता है ना, तो ये राइट आंसर ऑप्शन है। बस उत्तल को छोड़ दो, अभी उत्तल का आपको कल समझ में आ जाएगा। बढ़िया, सबका उत्तर बी है, कोई एक सिंगल आंसर गलत नहीं है। अगला सवाल देखो। अच्छा ये उत्तल का सवाल है, छोड़ दो। ये भी उत्तल का सवाल है, छोड़ दो। और ये भी उत्तल का है, छोड़ दो। अवतल का है, आ जाओ। ये टेक्नीशियन का सवाल है, इसको यहाँ लगा लेते। उत्तल के मैं आपको कल कराऊंगा कि किसी बिंब की, बिंब का मतलब वस्तु हाँ, बिंब का मतलब है वस्तु, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तुम सिर्फ ये देखो ये क्या कह रहा है। किसी बिंब की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अरे छोड़ो ना यार, क्या दे रहा है, अवतल दर्पण दे रहा है, और क्या कह रहा है कि बिंब के साइज का ही, मतलब उसको चाहिए कि वस्तु को कहाँ रखूं कि प्रतिबिंब सेम साइज का बने। क्या इस समय इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत है यार, सी पे रख दे भाई, खत्म कहानी। अब सुनो, इसमें सी डायरेक्टली तो दिया नहीं है, खेल गया वो तुम्हारे साथ में। सी को इनमें से और क्या कह सकते हो, ये है एफ, ये है सी, ये होती है छोटी एफ, और भैया ये क्या होती है, क्या ये इसकी दो गुनी नहीं होती है, तो या तो वो सी कहे या 2f कहे। तो 2f के बराबर, 2f के बराबर का मतलब 2f पर, वो खेल गया तुम्हारे साथ। सी को उसने क्या कह दिया, 2f कह दिया। जो समझ गए वो एकदम गजब का उत्तर कर गए, बाकी तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आगे देखो। उत्तल का है अगला सवाल, और बाकी जो है वो लेंस का है। अच्छा, अवतल दर्पण का ये सवाल है, कहाँ गया भाई। तो केवल अभी हम अवतल दर्पण के ही करेंगे। अगला सवाल करो। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड थी, 30 दिसंबर 2024 का आया हुआ सवाल है, तो सारे के सारे एग्जाम्स के सवाल लिए हैं मैंने। अगला सवाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, बताओ
कहाँ रखोगे यार? सीधी सी बात है, अगर समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए ना तो ले भाई सी पे रख दे, कहानी खत्म। क्या इतनी बड़ी तोप बात है ना? अगर तेरे को समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए, अगर तेरे को भाई सेम साइज की इमेज चाहिए, तो कहाँ रखेगा उसको? रख दे भाई सी पर। तो ये हैं रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए सवाल। अब ये मैं एक बात बोलता हूँ कि हर सवाल तुम्हें समझ आ गया, तुमने कर लिया, थोड़ी आंखें खुली रखोगे तो सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। अब जरूरी है सारे सवाल रटो या सारे सवाल हम करें? क्या जरूरत है भाई? मैंने तो सारे करा दिए जो रेलवे में आए हुए हैं, बट ना भी करते तो भी काम चल जाएगा। देखो, जरूरी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, सवाल करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ठीक है मैंने कर लिए, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट अगर पढ़ लिए ना तो सवालों को रटने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुमने सवाल रटने की कोशिश करी तो सारे तो नहीं रट पाओगे। जितना मैंने किया है, जितना हमने पढ़ा है, जरूरी है उसमें से यही सवाल बनेंगे? कुछ और भी बन सकता है, कैसा भी बना देगा। अब तुम्हें ये समझ में आने लग गया होगा कि तुम ऐसा नहीं कह सकते कि एक कंसेप्ट के सारे सवाल मुझे करा दो या मैं कर लूंगा, कभी भी संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पूछ कुछ भी ले, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो भैया यूं बनाओगे सवालों को, यहाँ बनाओगे। और ये ना अभी तक का, जब से हमने क्लास शुरू की है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि 24 बातें एक जैसी हैं। और अभी तो आपको ये फिर भी थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, जब कल उत्तल दर्पण के लिए पढ़ोगे, फिर लेंसों के लिए पढ़ोगे, और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसमें तुम्हें समझ आएगा सबसे आसान यही तरीका है। अगर तुम अपने वाले रट्टू वाले तरीके से करने लग जाते ना भाई, बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, चलिए। तो यूट्यूब पर तो आपसे कभी शुरुआत की क्लास में मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये क्लास कैसी लगी। ऐप पर कभी नहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, बट आज मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार ज़रूर बताना टेलीग्राम पर ये क्लास आपको कैसी लगी, और कैसा आप सभी का एक्सपीरियंस चल रहा है फिजिक्स को लेकर। एक एक दो दो शब्द अपने जरूर लिखना। डाउट पूछने के लिए आपको जो 2 मैसेज लिखते हैं मिलते हैं, उन्हीं में अपना डाउट भी पूछ लेना और एक आधा शब्द उसमें जरूर लिख देना। फिर मिलते हैं हम लोग बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बस एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, शब्द अब्द लिखना मत लिखना, लेकिन भाई इसको ना अच्छे से पढ़ के जरूर आना। कल को जो भी चलेगा वो तब आप सीख पाओगे जब आपको आज का याद होगा। जितना हमने पढ़ा है वो सारा याद होना चाहिए, यहाँ याद होना चाहिए। आपको मेरी क्लासेज ना हलवा लगेंगी, ऐसे को लगेगा बहुत आसान आसान, लेकिन तब जब सारी चीज़ें आपने पीछे से पढ़ रखी होंगी। ये वो बच्चे फील कर पा रहे होंगे जिन्होंने पढ़ ली हैं, और वो उतना ही मुश्किल भी समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे का, उनको मुश्किल लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।